अरे गोलाई। अच्छा ठीक। हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या चल रहा है साहब? डिटर्मिनेंट चल रहा है। काफ़ी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिए और होमवर्क में दिया था आपको कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड होमवर्क। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने वहां से प्रैक्टिस कर लिए। अब थोड़ा सा अपन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन पर बात करेंगे, जिसमें हम क्रैमर्स रूल की बात करेंगे कि क्रैमर्स रूल से सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। बस इतना ही है इस चैप्टर में, फिर ये वाइंड अप हो जाएगा और फिर हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। और मैट्रिक्स में जगह जगह पर बीच बीच में डिटर्मिनेंट का रोल आता रहेगा, इसलिए पहले मैंने डिटर्मिनेंट लिया। बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि पहले मैट्रिक्स पढ़ा देते हैं फिर डिटर्मिनेंट पढ़ा देते हैं। तो जिसमें कंफर्टेबल है, लॉस दोनों तरफ ही नहीं है। पहले मैट्रिक्स पढ़ा सकते हैं, मतलब पढ़ाई पढ़ा तो सकते ही हैं, लेकिन मैं इस बात में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ कि डिटर्मिनेंट जो कि इंडिपेंडेंट है, मैट्रिक्स पे इतना डिपेंड नहीं है, तो उसको पहले कर लें, फिर मैट्रिक्स एक फ्लो में ख़त्म कर दें। अदरवाइज फिर ऐसे होता है, पहले मैट्रिक्स फिर थोड़ा सा डिटर्मिनेंट फिर वापस थोड़ी सी मैट्रिक्स। बाकी अगर कोई वैसे पढ़ाकर अच्छा पढ़ा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सभी टीचर्स अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं, तो उसमें अपन को नहीं जाना। तो अपन तो पहले डिटर्मिनेंट खत्म कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन आज कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हाँ, तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट एन इक्वी लेटरल triangle, prove that an equilateral triangle cannot have all integral coordinates. Prove that an equilateral triangle cannot have all integral coordinates. क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने एक्स वाई प्लेन पर कोई भी ट्राइंगल बनाया, तो उसके सारे कोऑर्डिनेट इक्विलेटरल नहीं हो सकते। सॉरी, कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया तो उसके सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं हो सकते। तो जैसे इसके जो मैशेस होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ पेपर, अगर अपन एक्स वाई प्लेन पर ऐसे इसके मैशेस बनाएंगे, है ना, ऐसे करके, तो जैसे ये हमारा ओरिजिन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपन सारे कोऑर्डिनेट है ना इक्विलेटरल ले लें। जैसे सब, सॉरी आप गलत बोल रहा हूँ, बस सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर ले लें। तो मान लो मैंने यहां पर एक इंटीजर ले लिया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 1,2। तो ये पॉइंट आ गया 1,2। फिर 1,2 से ऐसे अरेंज कर ले, फिर ऐसे को ट्रायंगल ऐसे। तो ये सारे कोऑर्डिनेट मैंने कैसे ले लिए, इंटीजर। जो ये लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आएंगे वो सारे कोऑर्डिनेट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं। थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं। ये अपन ने एक ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या करा कि सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर रखने की कोशिश की। तो ये वाला हो गया 1,2, फिर ये 1, 2, 3, 4, तो ये वाला हो गया 4,1, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाला हो गया 5,5। तो मैंने क्या करा कि सारे कोऑर्डिनेट इसके जो हैं वो इंटीजर रख लिए। थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बना के दिखाते हैं, लाओ इधर आओ। तो ये सारे कोऑर्डिनेट जो है 1,2, 4,1, 5,5 रख लिए। तो अगर मैंने इसके सारे कोऑर्डिनेट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट रख लिए, तो फिर अब ये इक्विलेटरल नहीं हो सकता।
समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने सारे कोऑर्डिनेट इसके इंटीजर रख लिए तो अभी इक्विलेटरल नहीं हो सकता, और अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा तो उसके सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं हो सकते। तो हमको बस यही डिस्कस करना है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप पहले से कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के लाए, कहीं से अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के लाए, कुछ तो देयर इज ए प्रोसेस। जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया अपन ने, तो ये मेरे से बन नहीं रहा, सपोज ये है, अब उसको पता नहीं, कुछ तो शिफ्ट करते हैं, मतलब मुझे नहीं आ रहा, मतलब आता नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैं तो खुद ही अरे बन गया बन गया बन गया बन गया। तो ऐसे इसको मैं कहीं शिफ्ट करूं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इसके जो सारे कोऑर्डिनेट हैं और सारे वर्टेक्स ऐसे जो है इन किनारों पर जम जाएं। पता नहीं, मतलब हो नहीं रहा मुझसे भी, ऐसे कुछ तो करके ना, समझ गए होंगे आपके यार, रोटेट फोटेट करेंगे तो अगर सारे कोऑर्डिनेट मैंने इसके जो है वो इंटीजर, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ले रखा है तो इसके सारे वर्टेक्स है ना इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर नहीं आएंगे, और जब तक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर नहीं आएंगे तो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट नहीं बनेंगे। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन बेटर। तो अल्टीमेटली बात घुमा फिर आकर बस यही है कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप उसको अपने एक्सवाई प्लेन पर कभी भी ऐसे अरेंज नहीं कर सकते कि उसके जो सारे वर्टेक्स है वो किसी एक्स, ये जो लाइंस बनी हुई इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब इंटीग्रल कोऑर्डिनेट पर अटैच हो जाए। दो ही, मतलब दो में से एक ही काम हो सकता है, या तो ट्रायंगल इक्विलेटरल रह सकता है तो उसके वर्टेक्स इंटीग्रल कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, या फिर अगर वर्टेक्स सारे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं रहेगा। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है जो हमने करा। तो पहले एक बार एक बेटर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी कि समझ में आ जाए बात मैं कह क्या रहा हूं, तो फिर हम आ गए सवाल पे। ठीक है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट हैव ऑल इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या करा, लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 all are all इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, क्या बोला अपन ने, मान लिया ये सब जो है वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं या इंटीग्रल इंटीजर्स हैं, तो इनसे जो पॉइंट बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे। मान लो एक पॉइंट हो गया x1 y1, फिर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, फिर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। तो हमने क्या करा, ये इस तरह से कुछ किया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो हमने मान लिया वेयर PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने मान लिया कि PQR जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर क्यों मान लिया, अपन तो प्रूव करना नहीं कि नहीं है। हाँ, तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। पहले मान लेंगे एक बार कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, फिर कुछ गड़बड़ आ जाएगी, तो हम कहेंगे देखो इक्विलेटरल मानने से तो ये गड़बड़ हो गई, मतलब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा नहीं। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, अब ध्यान से सुनो,
अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालने जा रहा हूं, और वो जो एरिया है ना वो मैं दो अलग अलग मेथड से निकालूंगा। आप लोग फोकस होके ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिया, तो दो तरह से कर रहे हैं। वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दो तरह से हम निकालेंगे। एक तो अपन निकालते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, तो ये जो हमारा एरिया है ये हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 डिटरमिनेंट, x2 y2 1 और x3 y3 1। अब देखो बेटे यहां पर समझना क्या है, समझना ये है कि यार ये सब इंटीजर है x1 y1। तो जब मैं किसी डिटरमिनेंट को खोलता हूं तो क्या होता है, जैसे मैं इस डिटरमिनेंट को खोलने गया तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पूरे ऑपरेशन में हो क्या रहा है, x1 बाहर रखा, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर y2 उधर मल्टीप्लाई हुआ, y3 इधर हुआ। तो ऑपरेशन क्या हो रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ध्यान से सुन लो, किसी डिटरमिनेंट को जब आप ओपन करते हो तो उसमें ऑपरेशंस कौन से होते हैं, या तो आप किसी दो उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। और सब्ट्रैक्ट को मैक्सिमम ऐड गेस तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड हो जाएगा। तो आप कर क्या रहे होते हो, एक डिटरमिनेंट को ओपन करने में या तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एलिमेंट्स को, या सब्ट्रैक्ट या ऐड या डिवाइड, क्योंकि अगर डिवाइड क्यों बोल दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई करो मतलब 2 से डिवाइड करो, लाइक दैट हो तो मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट ही रहा है। तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं और ये जो सारे एलिमेंट है वो इंटीजर्स हैं, और ये जो सारे एलिमेंट है वो इंटीजर्स हैं, तो फिर इन सारे इंटीजर्स को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा मतलब वेरी ऑब्वियसली बात है कि अगर अंदर वाली चीज इवन आई तो आपके पास क्या आएगा भाई कहने का मतलब इस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, तो जब डिटरमिनेंट को ओपन करूंगा तो इंटीजर तो आएगा। डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, इंटीजर में जब ऑपरेशन लगाएंगे डिटरमिनेंट ओपन करने का, तो या तो क्या होगा, इंटीजर से इंटीजर मल्टीप्लाई होगा या इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट होगा। तो दो इंटीजर को या तो मैं मल्टीप्लाई करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्टेंट एक इंटीजर ही रहेगा। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक इंटीजर ही आएगी। अब वो इंटीजर या तो इवन इंटीजर हो सकता है, अब वो या तो इवन इंटीजर हो सकता है या फिर वो ऑड इंटीजर हो सकता है, आएगा तो इंटीजर ही। और हमारे पास ये जो बाहर 1/2 लगा हुआ था जो एरिया के फॉर्मूले में होता है, तो एक 2 हो जाएगा। तो बेटे क्या हुआ, अगर मैं इवन इंटीजर आ गया और उसको 2 से डिवाइड करूंगा तब तो वो इंटीजर ही हो गया वापस। लेकिन अगर ऑड इंटीजर को 2 से डिवाइड करूंगा, मान लो 5 आ गया, 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया 5/2, तो जो फाइनल एरिया का रिजल्ट आया वो तो इंटीजर नहीं हुआ, डिटरमिनेंट का रिजल्ट इंटीजर था। अब डिटरमिनेंट का रिजल्ट अगर इवन इंटीजर है, तो अगर डिटरमिनेंट का रिजल्ट इवन इंटीजर है और आप 2 से डिवाइड करोगे स्टिल वो इंटीजर रह जाएगा। और अगर डिटरमिनेंट का रिजल्ट ऑड इंटीजर है और फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो फिर वो इंटीजर नहीं रहेगा। तो फिर क्या समझना है कि यार डिटरमिनेंट एक इंटीजर आएगा, लेकिन 2 से डिवाइड करने के बाद जो फाइनल एरिया है वो इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ओके भाई साहब, चाहे इंटीजर आए चाहे नहीं आए, रैशनल नंबर पक्का आएगा भाई, समथिंग अपॉन 2 रैशनल तो है ना, चाहे इंटीजर है चाहे नहीं है। तो भाई साहब हमको बोलना पड़ा कि इस मेथड से जब मैं एरिया निकाल रहा हूं तो जो एरिया आएगा वो एक रैशनल नंबर है। यहां से जो एरिया आएगा वो एक रैशनल नंबर है। मजा आ गया भाई, ये तो माननी पड़ेगी सर बात, ये तो माननी पड़ेगी। अगर आपने सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर ले रखे हैं तो फिर अगर डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूला से हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया पक्की तरह से एक रैशनल नंबर ही आने वाला है। बढ़िया,
दूसरा मेथड एरिया निकालने का, दूसरा मेथड क्या है कि यार तुमने क्या मान रखा इस ट्रायंगल को, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो फॉर्मूला पढ़ा था ना बुचपन में, बुचपन में नहीं पढ़ा तुमने? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। अरे कौन सी साइड? यहां से ले लो कोई सी भी, कोई सी भी ले लो। मान लो मैंने ले ली पी क्यू, तो पी क्यू है डिस्टेंस फॉर्मूला 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यह आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है बेटे? सर ये साइड है। ओके, तो साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर होगा। ओके, अब फिर से वही पुरानी अपनी कहानी। कौन सी कहानी? x1 इंटीजर है, x2 इंटीजर है, उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर है, का स्क्वायर भी एक इंटीजर है। तो पहला टर्म पूरा इंटीजर है और दूसरा भी तो सेम फंडे से इंटीजर है, तो दोनों का सम भी एक इंटीजर है। क्या हुआ? अरे भाई हमने इतना कहा कि अगर सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं तो किसी भी साइड के लेंथ का स्क्वायर, साइड नहीं, साइड तो इरेशनल मतलब रूट के साथ हो सकती है, साइड नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर पक्का पक्का एक इंटीजर होगा। अगर दो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर करोगे वो भी पक्का पक्का एक इंटीजर होगा। अरे भाई साहब फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। इसका मतलब ये जो साइड स्क्वायर है ये तो एक इंटीजर है, ये तो एक इंटीजर है। तो फंसे कैसे सर? ये तो सही है ना, क्या हो गया? कैसे फंसे देखो जरा, ये हो गया √3/4 इंटू इंटीजर, क्योंकि तो इंटीजर आ गया ना, इंटीजर। अरे वाह, अरे वाह नहीं, ये बड़ी खराब बात आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। कैसे आया? अरे √3 तो इरेशनल होता है, आपने उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करा, इरेशनल रहेगा, 4 से डिवाइड कर दिया अभी भी इरेशनल रहेगा। मतलब मेरे बेटे यहां से जो इस फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया आ गया ना वो इरेशनल आ गया, इस फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया आ गया इरेशनल। तो क्या हो गया? आ सकता है इरेशनल, तो हमने को बोला नहीं आ सकता, लेकिन अभी इधर कौन बोल के आया था कि रैशनल आएगा? उल्ले, अरे सेम ही ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं कि उस ट्रायंगल का एरिया आएगा रैशनल, एक बार बोल रहे हैं इरेशनल। यार ऐसे चलेगा क्या? ऐसे पढ़ाई करोगे, ऐसे बनोगे मैथमेटिशियन? कभी कभी रैशनल, धूप होगी तो रैशनल, छाया होगी तो इरेशनल, सर्दी पड़ेगी तो रैशनल, गर्मी होगी तो इरेशनल, ऐसे होगा क्या? तो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। गलत कौन है इसमें से? फिर एक ना एक गलत हो गया, गलत कौन है? अब सुनो, जो डिटर्मिनेंट वाली अप्रोच है, डिटर्मिनेंट से एरिया निकालने की अप्रोच है, वो यूनिवर्सली ट्रू है। सर क्या बोल रहा है यूनिवर्सली ट्रू है? क्यों 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 ट्रू है यूनिवर्सली? भाई साहब जो डिटर्मिनेंट से एरिया निकालना है उसमें कुछ खास ट्रायंगल का होना जरूरी है क्या कि डिटर्मिनेंट से एरिया तभी निकलेगा जब वो राइट एंगल हो, या डिटर्मिनेंट से एरिया तभी निकलेगा जब वो आइसोसेलेस हो, या डिटर्मिनेंट से एरिया तभी निकलेगा जब कोई भी और क्या रहेगा इक्विलैटरल हो? ऐसा कोई तो नहीं है ना।
डिटरमिनेंट से एरिया तो किसी भी ट्रायंगल का निकल सकता है, वो तो यूनिवर्सली ट्रू है। कोई भी कोऑर्डिनेट दे दो, चाहे इंटीजर है नहीं है कुछ भी है, डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो हर तरह के ट्रायंगल और हर तरह के कोऑर्डिनेट्स के लिए एरिया बताने के लिए 100% फुल प्रूफ है। लेकिन जो सेकंड वाला आपने काम में लिया, वो आपने क्या बोला, ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसलिए आपने जो फॉर्मूला लगाया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का लगाया। आपने कंसीडर किया कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है और इक्विलैटरल कंसीडर करके इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, और ये इसमें कोई डाउट नहीं मुझे, ये तो फुल प्रूफ है। और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लगाया तो वो आ रहा गलत, मतलब इरेशनल आ रहा है, सही आंसर तो रैशनल है, तो गलत क्यों आ गया भाई साहब? है ही नहीं ट्रायंगल इक्विलैटरल, तुम बोलो इक्विलैटरल से निकालूंगा, है ट्रायंगल इक्विलैटरल होना तो चाहिए ना। ठीक है ना, मैंने एक सर्कल बना दिया, ऐसे सर्कल, सर्कल का एरिया क्या, तुम बोला लेंथ इनटू विड्थ। अबे सर्कल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है क्या? सर होता है रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल है क्या? तो ये ट्रायंगल का एरिया है क्या? हाँ सर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये इक्विलेटरल है क्या? बन नहीं रहा ना इक्विलेटरल, गलती आ रही ना उससे, समझ गए? तो इक्विलेटरल वाला लगाने से गलत आ रहा है, मतलब वो ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है। आपने फोर्सली, ये जबरदस्ती नीट के बच्चे को जेई की क्लास में बैठा दिया, उसका जो है वो फेल हो गया, सब आईसी वाईसी उड़ गई। अरे समझ गए? तो गड़बड़ हो गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि भाई साहब इरेशनल हो नहीं सकता एरिया, मतलब ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है। बहुत समझा दिया यार, बहुत ज्यादा समझा दिया। यहां लिख देते साफ साफ, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आर assumption that triangle is equilateral is wrong। हमारा कंसिडरेशन की ट्रायंगल इक्विलेटरल गलत है। ज्यादा और क्या लिखूं, दैट मींस प्रूव हमने कर दिया कि इफ यू हैव टेकन ऑल कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्रायंगल इंटीजर्स, if you have taken all coordinate of the vertices of a triangle is integer, it will never be an equilateral triangle। अरे मजा आ गया। ये अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, कई जगह आगे जाके और काम में ले लेंगे हम, तो फिलहाल तो डिटरमिनेंट को एंजॉय कर रहे हैं, बात बढ़िया सी सीख रहे हैं जो जिंदगी में कहीं भी काम में ले लेंगे। ठीक है ना कहानी, मजा आया भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो जिसका थोड़ा सा रह गया उधर उधर का, और फिर अपन आगे ही बढ़ते हैं, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। चलो अब थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा था कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर करेंगे, तो उसमें से एक तो ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के एज वेल एज लेंदी लेवल के हैं, तो साथ निभाते हैं एक दूसरे का, और थोड़े से बड़े क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं। प्रूव दैट the equation ए स्क्वायर, फिर ऐसे ब्रैकेट है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहां पर है 1 -x - y।
ए बी एक्स प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 - XY। बी सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये कोई डिटर्मिनेंट है बड़ा सा, एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे हो गई सर? अरे वो एक्स और वाई आ रहे हैं, खोलोगे तो एक्स और वाई में तो कुछ इक्वेशन बनेगी, तो ये इक्वेशन है। तो सवाल कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक के बराबर है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर है, तो ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर है। अब इसमें ऐसे देखो बच्चों कि जो अपना A11 है, मतलब जो पहला टर्म है, इस पर आपका ध्यान लाऊं तो जो हमारा टर्म पहला है A11, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसके बाद है ना ये जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, एक बार ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर ये ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा ना। मतलब एक बार क्या करा मैंने, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई से कर दिया, तो ऐसे बन गया। अब जब ये ऐसा बन गया बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 1। तो ये भाई साहब 1 हो गए। तो अगर ये भाई साहब 1 हो गए तो बचा क्या हमारे पास? 1 माइनस एक्स प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बढ़िया है। तो ये अपना पहला टर्म ऐसा बन जाएगा 1 - X + Y। तो मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, एक बार तो इस पे A11 पे काम पे ले लो, एक बार इस A22 वाले में काम में ले लो, और एक बार इस A33 वाले में काम में ले लो। ऐसा करते हैं, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। साथ के साथ लिखते चलना, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रॉल करता जाऊंगा मैं ऊपर। ओके, तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 1 - X + Y बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर यहां पर आ जाएगा AB X + Y। फिर यहां पर आ जाएगा AC X + Y। फिर अरे हाँ, फिर ये वाला एज इट इज। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे? जैसे इसको किया ना वैसे सोचो, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो 1 बन जाएगा, और पीछे से बचेगा 1 - X + Y सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ये ऐसा हो गया बेटा, है ना। अब क्या करें, ये तो बस कुछ नहीं, अभी तक तो अपन ने क्या करा कि ये जो रिलेशन दिया हुआ था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, उसको काम में लेकर कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। अब यहां पर क्या ना, एक ट्रिक आती है, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, बहुत बढ़िया से एक ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक बढ़िया से ट्रिक है ना, उसको जरा सुनो, बहुत काम की है ये। यार एक बढ़िया से ट्रिक ऐसे होती है कि जैसे अपन को डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट खोल रहे हैं या डिटरमिनेंट की कंडीशन है कैसी, अरे भाई डिटरमिनेंट की कंडीशन है जैसे ना, अ, जैसे यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर जैसे यहाँ पर है ए बी, फिर यहाँ पर है ए बी, फिर यहाँ पर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर फिर सी ए, फिर बी सी। सर साफ नहीं दिख रहा, आप क्या लिख रहे हो? नहीं, इतना साफ देखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सेंटर में लाते हैं इसको, मैं क्या दिखा रहा हूँ। हाँ, देखो क्या है, यहां पर एक तो बी स्क्वायर प्लस, ओहो, एक तो यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये मैंने क्या लिखा, ए सी, फिर ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ये ए सी, फिर ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ऐसे कुछ। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यार देखो, कुछ डिटर्मिनेंट ऐसे होंगे जिसके सारे जो टर्म है ना वो 2 डिग्री के होंगे। जैसे यहां पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये ए इंटू सी, फिर अगला वही ए इंटू सी, तो सर स्क्वायर तो 2 डिग्री का, ए सी कैसे 2 डिग्री का होता है ना, 1 डिग्री ए का 1 डिग्री सी का। सर ये तो कांस्टेंट, इनकी तो डिग्री ही नहीं होती। अरे तो एक्स वाई लिख ले सबको, इनको तो डिग्री हो गई, है ना। तो मूल बात ये है कि टर्म कितने अवेलेबल है, तो सारे टर्म जो है वो 2 डिग्री के। ओके, अब क्या करते हैं, अब जब सारे टर्म 2 डिग्री के, तो ऐसा कोई मैथमेटिकल लॉ नहीं है कि फिर क्या होगा। एक ट्रिक है जो 99.999999999% में काम कर जाती है। क्या है वो ट्रिक? वो ट्रिक ये है बेटे कि अपन क्या करें, ऐसे तो ए मल्टीप्लाई करें, ऐसे बी मल्टीप्लाई करें, और ऐसे सी मल्टीप्लाई करें, और ऐसे कॉमन ले लें। टिंग 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 टिंग। सर ये क्या हो गया, देखो जरा, अब सोचो, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करना तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर डिवाइड भी करूंगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा ना, थोड़े बड़े हो जाओ। तो ये तो जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसलिए डिवाइड कर दिया, अब ये मल्टीप्लाई हो चुका, तो यहां पहुंच गया ए, यहां पहुंच गया बी, यहां पहुंच गया सी। अब मैंने कॉमन लिया, कॉमन क्या निकाला मैंने, ए, तो यहां से क्या कॉमन निकल गया, ए, फिर ये बी गया, और यहां से क्या निकाला, ए, तो फिर ये क्या बन गया, बी स्क्वायर, फिर ये सी गया और हमने ए निकाला, तो ये क्या बन गया, सी स्क्वायर। तो भाई वो जो ए निकाला था उसको मुझे यहां लिखना पड़ेगा ना, कॉमन लिया है ना मैंने, यहां लिखना पड़ेगा। देखो चक्कर नहीं आए, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं। पहले ए बी सी को अंदर डाला, रो 1, रो 2 और रो 3 में। तो अगर मैंने ए बी सी को अंदर डाला बेटे, तो ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती ना कि ऐसे उठा के मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 को, तो वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अंदर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर मैंने ऐसे ए से डिवाइड कर दिया, फिर बी से मल्टीप्लाई करा था तो बी से डिवाइड कर दिया, फिर सी से मल्टीप्लाई किया था तो सी से डिवाइड कर दिया। अब प्रोसेस में क्या हो रहा है, चलो ये तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस हो गया, अब हमने कॉमन भी तो निकाले। तो पहली रो में से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, ए, तो वो तो कॉमन लोगे तो यहाँ आके खड़ा होगा ना, कॉमन लिया है ना आपने। फिर ऐसे इसमें से बी कॉमन आएगा, और ऐसे इसमें से सी कॉमन आएगा। अब यहां पर क्या एलिमेंट आएंगे, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है कि ए तो गया और बी निकला, तो वो तो था ही नहीं यहाँ पर, तो बी तो कुछ, ये थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया मामला, ए सी ये बी होना चाहिए, मतलब होगा ही बी। ठीक है, तो अब सही हो जाएगा। तो ए गया और बी निकल गया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, इस वाले एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है, बी तो जा रहा है और बी निकल रहा है, तो अल्टीमेटली इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अभी देखो एक सेकंड है ना, समझ, आपको लगेगा सर कर क्या रहे हैं, अभी 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 समझ में आएगा, सुनो। अब यहां से सी गया और बी निकल गया, तो यहां क्या बचा, सी स्क्वायर। अब यहां पर क्या हुआ, ए गया और सी निकल गया, तो यहां पर फिर ए स्क्वायर। फिर यहां पर क्या हुआ, बी गया और सी निकल गया, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर।
फिर यहां से क्या हुआ, सी गया और सी ही निकल गया, तो ये हमारा काम हो गया खत्म। तो ये बाहर वाले तो कट गए, तो अल्टीमेटली बाहर ना कोई मल्टीप्लाई में रहा ना कोई डिवाइड में रहा। तो बेटे अब आप समझो, ये जो है ब्लू वाला जो डिटरमिनेंट था वो इस पिंक वाले डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया। ये जो ब्लू वाला डिटरमिनेंट था ये पिंक वाले डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया। आ गया ना? हुआ क्या सर, इक्वल तो है, लेकिन ये जो सब आपने करा, ऐसे कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, रो वाइज मल्टीप्लाई, कॉलम वाइज कॉमन, इससे हुआ क्या? ये जो यहां पर डिटरमिनेंट का सारा काम थोड़ा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक से हो, 0 0 1 1, ये सब क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिक सा रिलेशनशिप होता, कॉमन आ गया, तो जल्दी से डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई हो जाता है। तो जो ब्लू वाला डिटरमिनेंट था उसमें अनसिमेट्रिकल क्या था, जो ब्लू वाला डिटरमिनेंट है उसमें अनसिमेट्रिकल ये है कि कुछ तो डिग्री दो स्क्वायर के कारण है और कुछ दो मल्टीप्लाई होकर है ए इंटू बी। तो कुछ कुछ जगह तो स्क्वायर दिख रहे हैं, कुछ कुछ जगह स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं। तो ये अपनी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में, तो हमने क्या करा यार, तू हमारी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बनाएगा, तो हमने क्या करा, इस पूरे प्रोसीजर से इसको ये अपने वैक्सीन लगा दिया। तो इस वैक्सीन से क्या हुआ कि जितने भी वायरस थे जो स्क्वायर की टर्म में नहीं थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, स्क्वायर की टर्म में। देखो ये जो पिंक वाला डिटरमिनेंट आया, इसकी हर एक टर्म जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। अब हमारे डील करना आसान होगा, कुछ भी करेंगे, माइनस लेंगे, कॉमन लेंगे, जो भी, तो अब वो डील करना आसान होगा। तो बेटे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। लास्ट वर्ड मेरे, अगर मैं दोहरा के आपको बताऊं कि क्या चीज शेयर करी सर आपने, हमने ये चेक किया कि अगर किसी डिटरमिनेंट में सारी डिग्री जितनी भी टर्म है वो सारी 2 डिग्री की टर्म है, लेकिन 2 डिग्री की टर्म टर्म दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट स्क्वायर होकर है या फिर कोई दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर है। तो इसकी कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना, तो प्रेजेंट फॉर्म में तो वो मुश्किल है, तो उसको आसान बनाने के लिए 99.999999999% सर आप ऐसे 100% क्यों नहीं बोल रहे हो यार, आप देखो ट्रिक है ना। तो सर आपको 99.99 भी तो इतना स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग इसलिए कि ये जहां फेल हुई ना वो एग्जांपल मुझे आज तक मिला नहीं है। तो भाई लॉ तो है नहीं, मेरे को प्रूव तो कर नहीं रहा हूँ किस चीज का, तो 100% श्योर नहीं हूँ कि हमेशा काम करेगी, और फेल होते हुए मैंने आज तक कहीं देखी ही नहीं है, तो इसलिए मैं 100% की बजाय बोलता हूँ 99.9999%। ठीक है, तुम कहीं ले आओ, देखो सर हमने फेल कर दिया, तो ठीक है, वो बचा हुआ 0.0000001% वाला तुम्हारा था। वैसे मजाक की बात के अलावा एग्जाम में आएगा, हो ही जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरह से 2 डिग्री थी, तो जब ये प्रोसीजर लगा देंगे, कौन सा प्रोसीजर, ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई, टॉइंग टॉइंग टॉइंग, ए बी सी कॉमन ले लिया, तो ऐसा करने से सारी जो टर्म्स हैं वो स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अति सुंदर, बढ़िया लगा हमारा काम, चलते चलो। ठीक है, तो क्यों सुना दी यार ये कहानी तुमको, अच्छी खासी जो है रामायण चल रही थी, उसके अंदर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे और हमने चालू कर दिया कि कृष्ण बोले अर्जुन से, हे पार्थ खड़ा हो जा, अपने दांडियों को उठा। अरे सर रामायण थी, वो रामायण कहाँ, गीता में कहाँ गए? कनेक्शन है दोनों का इसलिए आ गए। लुक एट है, क्या देखना है, देखो बेटे, यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरह से 2 डिग्री का, यहां पर ए और बी इस तरह से 2 डिग्री का, फिर यहां पर सी ए 2 डिग्री का इस तरह से, यहां पर ए बी, यहां पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर बी सी, यहां पर ए सी, यहां पर बी सी, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी हालत है। तो ये वही चीज होगी ना जो मैंने ट्रिक के लिए सिखाया, तो फिर कर दें वही चीज। तो क्या करना है, वो चीज क्या है सर, सर है क्या वो चीज यही तो है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, और इसको, इसमें से ए बाहर निकाल लेंगे, इसमें से बी बाहर निकाल लेंगे, और इसमें से सी बाहर निकाल लेंगे। अब जो बिल्कुल आउटर मोस्ट में यहाँ आता है वो तो सब कटकुटा जाता है, भी बताया ना, वो तो कटकुटा जाता, कुछ बचता नहीं है, तो जो भी आना होगा वो अंदर ही आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया, बढ़िया है।
तो क्या होगा बेटा, पहले एलिमेंट पे फोकस करो, ए गया और ए ही निकल गया। इसमें क्या हुआ, बी गया और ए निकल गया। अब इसमें क्या हुआ, सी गया और ए निकल गया। फिर क्या हुआ, ए गया और बी निकल गया। बी गया और बी ही निकल गया। सी गया और बी निकल गया। ए गया और सी निकल गया। बी गया और सी निकल गया। इसमें क्या हुआ, सी गया सी निकल गया, मतलब कोई अल्टीमेट इफेक्ट आया नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अच्छा लगा। अब ये सारे टर्म जैसा मैंने समझाया, इस ट्रिक से होता क्या है कि सारे टर्म जो हैं वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, सोचें जरा सोचें, अब क्या करें इसका। देखो, ये एक्स प्लस वाई बी स्क्वायर के साथ भी है, ये एक्स प्लस वाई सी स्क्वायर के साथ भी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसे ऊपर ले आके जोड़ूंगा ना, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई और सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इसमें जुड़ेंगे, ये ऑलरेडी माइनस तो कट जाएंगे, वो खाली वन बचेगा। आपको दिख गया क्या वन, मेरे को दिख रहा है। तो आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यहां पर आ गया वन। ओहो, और यहां क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर यहां पर भी आ गया वन। ठीक है ना बेटे, वन 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 आ गया। अब क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे और क्या करेंगे, बनाएं फिर, बना दो। सी वन गोज टू सी वन माइनस सी टू, सी टू गोज टू सी टू माइनस सी। थोड़ा लिखने वाली बातें हैं ना, थोड़ा सा ऐसे बोरियत सी आती है। अरे यार, यार ऐसे बोरियत बोरियत करेंगे तो ये पिकनिक मनाने थोड़ी आए हैं। यार मजा नहीं आ रहा, मछली पकड़ने में नहीं आ रही, ऐसे थोड़ी चलेगा, पढ़ाई करने आए हैं। तो हार्ड वर्क भी होगा और हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होगा वो जॉयफुल होगा। तो सॉल्यूशन करने में मेहनत करेंगे, जो प्रूव हो जाएगा तो वो जॉयफुल होगा, ऐसे मिलता है ना। मतलब टर्म बाई टर्म, हार्ड वर्क जॉय ऐसे मिलता है, मतलब जॉय जॉय मिलता है। वो तो यार नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलता, तो पढ़ाई में तो कैसे मिलेगा। पढ़ाई तो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑफ वर्ल्ड है। पढ़ाई तो सबसे मुश्किल काम है ना, मतलब हम तो बहुत अच्छे से इस बात को मानते हैं, पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो फिजिकल एफर्ट्स होते हैं वो तो हमको कई जने बाहर से सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं, और वो बहुत जल्दी उसके जो सिम्टम्स हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हम फिजिकली अच्छा परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे। मतलब रनर हैं तो इतने समय में इतना दौड़ पाते नहीं दौड़ पाते, तो बाहर से कोई हमको फिजिकल ट्रेनिंग दे सकता है, डाइट वाइट बता सकता है, कुछ और तरीके बता सकता है जो भी होते होंगे। या आप एक अच्छे फाइटर है, मतलब बॉक्सर बनना चाहते हैं, तो वो बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, क्या वेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नहीं हो पा रहा। मेंटल वाला थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, मतलब बाहर से कुछ नहीं दिखता ना, मतलब शक्ल लेके पहुंच गए, उस शक्ल में अंदर क्या पता कि खोपड़ी में अंदर अंदर क्या है, वो नहीं पता चलता। अच्छा, कई बार टेस्ट वैसे नहीं पता चलता, टेस्ट में कई सारी बातें हो जाती है, उस दिन डर गया था, उस दिन गर्मी लग रही थी, मम्मी ने डांट के भेजा था, वाट एवर। तो इतनी आसानी से वो जज नहीं होता। तो
इसलिए मेंटल एफर्ट से कोई चीज़ अचीव करना और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को हायर ऑर्डर में मेंटेन रखना, करना पहले फिर रखना, वो बड़ी बात है। तो पढ़ाई तो बेटा हार्डवर्क तो है ही, पढ़ाई तो हार्डवर्क है। अच्छे काम सब हार्डवर्क है, कुछ अचीव करना तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो अच्छे काम करो, उसको अपन कहते हैं मेहनत करना। मेहनत करो, परिणाम अच्छा आते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं। मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, रिजल्ट बढ़िया आएंगे, हमेशा खुश रहेंगे। भाई काम क्या है हमारा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, सब खुश रहना चाहते हैं जिंदगी में। तो मेहनत का परिणाम हमेशा खुशी होता है, सुख होता है ना, सम्मान होता है। ऐसे कुछ बढ़िया बढ़िया शब्द और, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो बनाया, तो जीरो कैसे बनाएंगे, सी वन गोज टू सी वन माइनस सी टू, सी टू गोज टू सी टू माइनस सी थ्री। ओ हे, ओ हे, तो करा ये सब। प्रूव क्या करना था, अपनी कॉपी में देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है वो कैसे हो पाएगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना ऐसे हो पाएगा कि फाइनल हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो एक्स और वाई में लीनियर आ जाएगी, वो एक्स और वाई में लीनियर आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो सी वन माइनस सी टू तो जीरो हो गया। अब यहां क्या होगा ये समझना पड़ेगा। देखो ये वाला वन तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और इन दोनों में से ना ये एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा, और अंदर जो बचेगा ना वो बचेगा, ये माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये वाला प्लस बी स्क्वायर ऐसे बचेगा। तो वो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से किसके बराबर है, क्वेश्चन में जो गिवन है वन, तो ऐसे आ जाएगा। सर समझ में ही नहीं आया आपने कैसे वन कर दिया, उठाओ कॉपी, करो माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, लिखो आएगा अलग से, अगर नहीं दिख रहा है तो आएगा ना, है मैं फेंक थोड़ी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आएगा मतलब आएगा, मेरे को दिख रहा है, तुमको भी दिखना चाहिए, दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है क्या लग रहा है कि तो नहीं दिख रहा, तो बेटा कलम उठा, लिख साइड में, आता है कि नहीं आता है। अब इसमें से ये माइनस करा तो ये भी जीरो हो गया। अब अपन आ गए सी टू माइनस सी थ्री वाले पे, तो वन माइनस वन करा तो जीरो हो गया, फिर इसको जीरो करा तो हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस वाई, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस वन, फिर एक्स प्लस वाई और वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो वन हो जाएगा। ठिंग 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 ठिंग, करेक्ट है ही, करेक्ट है, यहाँ भी वो एक वन है, वो लिखा नहीं मैंने, बढ़िया है, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ क्या बचा, वन बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ओके ओके ओके। अब मैं इसको आर वन से ओपन कर दूं, तो आर वन से ओपन करें तो केवल इसके लिए ध्यान देंगे, बाकी तो जीरो हो जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो तो इसका स्क्वायर हो गया बराबर जीरो, ये तो जीरो ही हो गया, मतलब इसको लिखा नहीं मैंने, दिस माइनस दिस तो जीरो ही है, तो इसका स्क्वायर जीरो मतलब ये खुद जीरो है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर वन, बस हो गया प्रूफ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन विच इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यही प्रूव करना था ना कि एक स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है ना बेटा? ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर और से जूम करके अपने मोबाइल में बड़ा करके देख सकते हो, तो सारा एक साथ दिख जाएगा अगर कुछ छूट गया हो कहीं तो, या वीडियो को पीछे करके देख सकते हो जैसा है ना। चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया कि शो दैट ये क्वेश्चन है भाई, सर बात समझ में आई। सर ये तो अभी जो ट्रिक सिखाई थी ना आपने, उसी का लग रहा है, जो ट्रिक अभी सिखाई थी उसी का लग रहा है। अच्छा, कैसे? सर देखो, स्क्वायर लग लग के 2 डिग्री हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गई सब जगह 2 डिग्री। हाँ भाई हो गई। फिर बी ए ये भी 2 डिग्री, फिर सी ए ये भी 2 डिग्री, ए भी 2 डिग्री, ऐसे ऐसे 2 2 डिग्री। ओके, तो फिर वही ट्रिक लगा दें। कौन सा ट्रिक? एक साइड से तो एबीसी दे दो, रो साइड से तो दे दो, और कॉलम वाइज से बाहर निकाल लो। ये तो दे दिया और ये ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर चले, सॉल्यूशन की तरफ चले। तो ये ए गया और ए निकल गया, तो b प्लस सी का स्क्वायर, फिर b गया और a निकल गया। बिल्कुल ठीक है, तो ये बी स्क्वायर और ऐसे यहां पर सी स्क्वायर। टुडिंग 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 टुडिंग। इधर क्या होने वाला है? ए गया बी निकल गया, तो ए स्क्वायर, बी गया बी निकल गया, सी गया और बी निकल गया, ए गया और सी निकल गया, बी गया और सी निकल गया, सी गया और सी निकल गया। ठीक है, अब क्या करें? जीरो तो बन नहीं रहे कुछ। हाँ यार, पर वो डिग्री तो सब जगह सेम हो गई, ये तो फायदा हो गया, लेकिन उस फायदे का कायदा मतलब आगे क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। यार क्या करते हैं अब? जैसे मैं सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो इसमें से मैंने इसको माइनस किया, मान लो इसमें से इसको माइनस किया, तो क्या बन जाएगा? अ, ये बन जाएगा बी, अरे यार, ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया तो ये फैक्टर हो गए, तो उसको फैक्टर कर दिए, बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस ए। फिर ऐसे ही इसमें से इसको माइनस किया, तो अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे?
और इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, तो बेटा ये क्या लिखा है मैंने, ये हमारे कॉलम वन में आने वाले टर्म है, ये कॉलम वन में इसकी जगह पे आ जाएंगे जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C1 गोज टू C1 माइनस C2। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा ना कि आप देखो जो पहला एलिमेंट रहेगा यहाँ पर A11 उसमें भी हमको A प्लस बी प्लस नजर आ जाएगा, जो यहाँ एलिमेंट रहेगा A21 उसमें भी हमें A प्लस बी प्लस नजर आ जाएगा, और लास्ट में 0 तो कोई पंगा नहीं है। ठीक है ना, तो इन सब में से अपन ऐसे नीचे की तरफ A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे पूरे कॉलम वन में से, और देखो जो प्रूव करना है उसमें अपन को A प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो ये तो फायदे की बात हो गई ना, करें फिर ये सब। ठीक है, तो क्या करा अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में हमने किया कि C1 गोज टू C1 माइनस C2 और ऐसे ही C2 गोज टू C2 माइनस C3। तो बेटे यहां पर आ जाएगा B प्लस C प्लस A, B प्लस C माइनस A। यहां भी ऐसे आ जाएगा B प्लस C प्लस A। थोड़ा मैं अपोजिट साइड खड़ा होकर लिख रहा हूं तो राइटिंग गंदी आएगी, क्योंकि क्वेश्चन मेरा उधर चला गया। फिर B माइनस C माइनस A, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो यहां से हमने बाहर निकाल दिया A प्लस बी प्लस सी, और यहां से बाहर निकाल दिया A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या बचा वो देख लेते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी दो बार बाहर आ गया, तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा B प्लस सी माइनस A, B माइनस सी माइनस A और 0। यहां पे नजर आ रहा मुझे A माइनस बी प्लस सी माइनस A माइनस बी प्लस सी, अरे 0 आएगा ऊपर। तो यहां मुझे नजर आ रहा है 0, फिर A माइनस बी प्लस सी, ये ऐसे, और थर्ड में तो कुछ है नहीं कॉमन वॉमन, ये हो गया। अब क्या करें, ये लाना है 2ABC A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सर वो ओपन कर लें, हाँ वो ओपन करना तो लास्ट चॉइस है ही, वो तो कर ही लेंगे। एक देखो ये चीज भी मैंने देखी है डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में, ये भी बहुत काम करती है। जैसे इसको जब मैं खुलूंगा आप देखोगे ये जो कॉलम 3 ये थोड़ा 2 डिग्री वाला रह गया, बाकी तो सिंप्लीफाई हो गए। तो इसको भी थोड़ा अपन को और सिंप्लीफाई करना, तो अपन ये देखेंगे कि जैसे इसको जब ओपन करूंगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसके ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे। समझ में आ गया ना क्या बोला है। तो मैं क्या करने की योजना बना रहा हूं कि अगर मैं ऐसे कर दूं R3 गोज टू
R3 माइनस R1 प्लस R2। तो क्या होगा इससे? इन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, सी तो कट गया, बचा क्या, 2b-2 है। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जीरो में से, तो इफेक्टिवली वो 2b-2 है, सब्ट्रैक्ट करने का कारण हो जाएगा 2a-2b। बोले R3 में ऑपरेशन चल रहा है ना, फिर से इन दोनों को ऐड किया तो फर्क ही नहीं पड़ा। अब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -2 है। और जिस उद्देश्य से यहाँ किया था, यहाँ पर क्या बचेगा, 2a भी। और बाकी तो अपने आप आ जाएगा। तो फिर यहां से हमने कॉमन ले लिया क्या, 2। 2 तो कॉमन आ ही रहा है। चलो ले लो, 2 कॉमन ले लो, यहां चाहिए भी अपन को 2, ये रहा। ये 2 कॉमन आ गया, तो अब क्या क्या बच गया, अब अपन कर देते हैं, ये ए भी कट जाएगा अगर इसको इसमें जोड़ दूंगा, तो C1 गोज टू C1 प्लस C2। क्या बोला, ये साफ नहीं दिख रहा। C1 गोज टू C1 प्लस C2। जीरो हो गया। और यहां पे क्या बचा, -b। इसमें तो कुछ चेंज किया नहीं। चलो, अब फाइनल थॉट ऐसा है कि इसमें 2 जीरो तो आ रहे हैं, लेकिन वो एक रो में नहीं आ रहे, तो खोलना मतलब आसान तो, इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, ये 2 यहां से अपन ने कॉमन निकाल लिया, मुझे यहां नहीं लिखना चाहिए, तो यहां नहीं है ना, ये कॉमन निकल गया था इधर, ये वाला कॉमन निकला ना, ये तो यहां से निकल गया। अच्छा, अब क्या है, अगर एक साथ ही जीरो आ जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ -a भी आ जाएगा। इसको b से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां भी -a भी आएगा। फिर एक बार ए बी को इसमें जोड़ दूंगा तो जीरो हो जाएगा, एक बार ए बी को इसमें जोड़ दूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बोला अपन ने बोला कि भाई C1 को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और C2 को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो ये करते हैं, फिर आगे क्या करना वो देखेंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना तो प्रॉपर्टी नहीं होती। हाँ, तो डिवाइड करो, बाहर बैलेंस करो, तो 2a प्लस b प्लस c का स्क्वायर अपॉन ए बी, क्योंकि मल्टीप्लाई करा तो बाहर बैलेंस कर दिया। अब इसको a से मल्टीप्लाई करने से ये कुछ ऐसा हो गया,
ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, 0 माइनस ए बी, इसको बी से मल्टीप्लाई करा तो जाएगा 0 ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए बी। बस यही तो चाह रहे थे अपन। तो अब क्या करें, अब फिर से लगाया, क्या लगाया कि C1 गोज टू C1 प्लस C3 से ए बी जीरो हो जाए, और C2 गोज टू C2 प्लस C3। तो इसको इसमें जोड़ा तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया, तो यहाँ बचा ए टाइम बी प्लस सी। इसको इसमें जोड़ा तो ये बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो हो ही गया। फिर इसको इसमें जोड़ा तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर कट गया, बी कॉमन निकल गया, तो ए प्लस सी हो गया। इसको इसमें जोड़ा तो ये जीरो हो ही गया, और ये बच गए जो भी बचना था। तो ये अपने लिए सब बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि एक रो में अपन को 2 जीरो मिल गए, तो रो 3 से ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ओपन बाय R3। तो यहां से ओपन कर रहे हैं, तो जीरो वाले तो लिखने नहीं है, ए बी वाला लिखेंगे बस, ये जहां से ए बी के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ए बी बी प्लस सी ए प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये ए बी से तो ए बी कट गया, और ओवरऑल फिर से ए बी कॉमन आ गया इन दोनों में से। तो क्या बचा, बी प्लस सी, ए बी मैंने आगे लिख दिया। अब यहां क्या बचेगा, फिर से ये ए बी प्लस का ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर इसमें से सी कॉमन ले लो, तो सी कॉमन ले लो, तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया। हो फाइनली हो गया, बधाइयाँ हो बधाइयाँ। ठीक है ना, ऐसे ही यार, अब देख तो ले, यही लाना था क्या। कहाँ गया सवाल, सवाल कहाँ गया अपना। ये लाना था।
लिख लो, तुम वेट कर रहा हूँ मैं। ये सोचा ना सर क्या कर रहे हैं, कुछ रह गया हो तो, जब तक मैं इसमें से कुछ सीख लेता हूँ। ये लो, ये मेरा सीखना काम आ गया। लास्ट में क्या लिखा, प्राउड। प्राउड भी लिखा, प्राउड। प्रू लिखा हुआ है वो, ठीक है ना। चले, कुछ करें आगे, और हो गया ये। आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल था। ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं था, हाँ बार बार कुछ कुछ करना पड़ता था। अच्छा, एक और बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो जो स्टेप मैंने लिख दिए उसी उसी स्टेप से सॉल्व होना है, ऐसा थोड़ी है। मेरे को उससे मैं जो सोचता गया मैं करता गया, दोबारा कराओगे शायद थोड़ा सा कुछ अलग कर दूंगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार हम कोई भी रैंडम स्टेप करने लग जाएंगे तो उससे भी हो जाएगा, नहीं। हम तो कह रहा हूँ सही के भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं, गलत करने को नहीं कह रहा, है ना। तो वो थोड़ा सा देखे बेटा, कि आप कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी सोच के साथ होना चाहिए कि सर हमें तो ये लग रहा है कि कॉमन लेने की बजाय ये कर लेते तो इससे ये बन जाता। हाँ, तो इफ यू हैव थॉट तो प्रोसीड करो। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, C1 गोज टू C1, बिना सोचे नहीं होगा। बोले जीरो बन जाएंगे, कुछ तो हो जाएगा, नहीं बनते, कुछ नहीं होता। तो एक एक योजना होनी चाहिए पूरी की करना क्या चाहते हैं, क्या दिख रहा है हमको, फ्यूचर का स्टेप क्या नजर आ रहे हैं, क्या टारगेट नजर आ रहा है कि हम यहां बढ़ जाएंगे, उसके साथ ही करें, ऐसे रैंडम नहीं करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, प्रूव दैट
ये प्रूव करना है ना सर। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है। कौन सा पिछला क्वेश्चन मतलब क्या लग रहा है कि वो दो दो डिग्री वाले टर्म है और कुछ स्क्वायर करके हैं और कुछ दो आपस में मल्टीप्लाई करके हैं। नहीं वो नहीं है, मतलब है तो सही लेकिन नहीं है। क्या मतलब वो जिस जिस टर्म टर्म को देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही कुछ कांस्टेंट टर्म भी आ गया ना वन, तो उसकी तो डिग्री जीरो हो गई। तो वैसा नहीं कि पूरा डिग्री दो टर्म का, वो बीच में जीरो डिग्री आ गई, फिर वो दिक्कत करेगी मतलब। तो पिछले जो दो क्वेश्चन में मेथड बताया मैंने, जो ट्रिक सिखाई, कौन सी ट्रिक, 99.999% वाली, वो यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ कुछ और सोचते हैं। तो कुछ और क्या सोचते हैं कि जैसे ये पहला एलिमेंट है, अब मुझे प्रूव क्या करना है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वन प्लस ए स्क्वायर तो है, यहाँ बी स्क्वायर लिया है किसी तरह से, वो किससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा। इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये टू बी स्क्वायर होगा, इसमें जोड़ दूंगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ऐसे कर ही रहा हूँ माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस टू भी हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी मुझे मैनेज होता नजर आ रहा है, मतलब ये ऑपरेशन जो मैं सोच रहा हूँ ये मुझे मैनेज होता नजर आ रहा है। कैसे हो रहा है सर, हमें नहीं दिख रहा, अभी दिख जाएगा। C1 गोज टू C1 माइनस BC3, ऐसा करो तो इससे कॉलम वन मैनेज हो जाएगा। हम कॉलम वन में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम वन मैनेज हो जाएगा। अब कॉलम टू को मैनेज करने के लिए देखो, इसको देखो, क्योंकि मुझे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो इसको देखो, अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ए से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूंगा तो वन माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर करूंगा तो वन प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वो भी हमारे काम का है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए हमें। तो यहाँ पर फिर हमने बोल दिया C2 गोज टू C2 प्लस AC3। ठीक है। अब हाँ, तो C1 क्या बन गया, अब ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली हम। तो इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा जीरो। अब इसको देखो, इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, मैं थोड़ा साइड में लिख के बताता हूं आपको। इस टू बी में हम किसको ऐड कर रहे हैं, इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो टू बी माइनस बी क्या हो जाएगा, बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो अगर इसमें से बी कॉमन आ रहा है तो ये क्या बचेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो यहां भी क्या बच गया, वन प्लस बी टाइम्स वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां भी बच गया बी टाइम वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया ना बेटा। तो अच्छे से अपना वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जो चाहिए हमें। तो अच्छा काम हो गया। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो ये जीरो हो जाएगा। इसको ए से मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो ये भी हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ए से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ूंगा तो इसको भी जोड़ के बता दूं इधर साइड में, माइनस टू है, मैं ये जोड़ूंगा ए से मल्टीप्लाई करके तो आएगा ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो माइनस ए में, सॉरी, तो माइनस ए कॉमन ले लिया तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया।
बढ़िया। अब हुआ क्या, इस सबसे क्या करना था, यहां से तो कॉमन लेना है 1 + a² + b², और यहां से भी वही कॉमन ले लेंगे 1 + a² + b²। तो दो बार जब हमने 1 + a² + b² कॉमन ले लिया, तो यहां पर बाहर आ जाएगा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या बचेगा, 1 0 b। यहां पर क्या बचेगा, 0 1 - a। यहां तक तो सब बढ़िया है, मतलब अब डायरेक्ट अगर मैं ओपन कर दूं तब भी आ ही जाएगा, बट जस्ट मिनट, मुझे लग रहा है कुछ और अच्छा कर लूं। क्या और अच्छा हो सकता है, जैसे ये 1 - a² है, इसको a से मल्टीप्लाई करके या -a से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ो तो ये कट जाएगा। ऐसे इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ो तो ये दोनों कट जाएंगे, केवल 1 आ जाएगा। थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो मैंने क्या करा, C3 गोज टू C3 + BC1 - AC2, ये कर दिया। C3 में चेंजेस कर दिया। तो अब क्या बच जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, सेकंड कॉलम भी एज इट इज, और इसमें क्या ऑपरेशन किया अपन ने, C3 को जोड़ा BC1, AC तो कुछ है नहीं, तो -2b प्लस को b से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया। इसको तो 0 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा ही नहीं, ये तो 0 से क्या होगा, कुछ नहीं। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का b। फिर ऐसे इसको a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ जाएगा a, और यहाँ आ जाएगा 1। बस दैट्स गुड। अब सही है थोड़ा, अब शक्ल सबसे बढ़िया है। अब इसको यहाँ से ओपन कर लो। अच्छा, यहाँ से क्यों, और भी जगह से करना पड़ेगा। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई, मतलब 0 थोड़ी है बाकी दो जगह। चलो करो, कहीं से भी करो, ऐसा करते हैं फर्स्ट रो से ओपन कर देते हैं। अच्छा, मैंने गड़बड़ करी क्या कुछ, हाँ, ये स्क्वायर है ना, ये क्यूब कैसे हो गया। मुझे लगा एक अंदर से भी आ रहा है, तो ऑलरेडी क्यूब है अंदर वाले, क्या करूंगा। हाँ, उसको R1 से ओपन करा तो ये हो जाएगा 1 + a²। फिर 0 वाला टर्म तो लिखना नहीं है, फिर ये वाला हो जाएगा -b, तो ये हो जाएगा -a - b -0, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 -b। ठीक है, यही लाना था ना। यही लाना था। ठीक है, नोट डाउन करो।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक पड़ाव क्वेश्चंस का और अपन ने कर लिया। कुछ सिमिलर एक दो क्वेश्चन और है, बस वो और कराऊंगा जैसा मैंने पहले कहा था। फिर अपन सिस्टम वाली बात करेंगे, और एक तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाली बात भी करेंगे, और एक और चीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, उसकी भी बात करेंगे। तो लग रहा है अभी एक दो क्लास और लग जाएगी। तो ठीक है, जो पढ़ाया इसमें लेंदी तो है, लेकिन किस स्टेप पर क्या सोच आनी चाहिए, थॉट क्या दे रहे हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात होती है कि जब तक सर सॉल्व कर रहे हो और आप फॉलो कर रहे हो तो सब आसान लगेगा कि बढ़िया समझ में आ रहा है, कितना आसान है, लंबा है लेकिन आसान है। लेकिन क्या होता है, खुद करने बैठते हैं ना, फिर हम गड़बड़ मचाते हैं। तो मैंने कर दिया, आपने लिख लिया, ठीक है, लेकिन एक बार रफ कॉपी में खुद से लिखकर आप एक बार वापस से ट्राई करें कि क्या सेम थॉट प्रोसेस हमारा डेवलप हो रहा है। और अगर आप मुझसे भी अच्छा कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उतना भी नहीं कर पा रहे और खराब खराब कुछ गड़बड़ कर ली। तो एक बार अपने माइंड को इस पर सेट करना बेटा बहुत जरूरी है। कॉपी सिर्फ मेरा लिखाया हुआ कॉपी कर लेने से नहीं आएगा, कम से कम 2 बार खुद से प्रैक्टिस करें। लंबे सवाल है, क्वेश्चन भी मतलब टाइम भी लगेगा क्वेश्चंस को करने में। तो एक बार फोकस करते हुए इनको अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। बाकी होमवर्क असाइनमेंट आपके पास है ही, उससे प्रैक्टिस करते रहें। वो आपको मैं कुछ तो सेंड कर दिए, कुछ दे दूंगा, साथ में बता भी दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, कीप योर फोकस।